चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 में एक पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 4 इसके ऊपर, जो कि जेंडर इक्वलिटी के ऊपर है, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे लिंग समानता। ठीक है, पुरुष महिला विशेष रूप से और थर्ड जेंडर। ठीक है, जिसको आप लोग अन्य कई अच्छे नाम नहीं दिए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ नाम लेता हूँ, इनको उपहास उड़ाने की दृष्टिकोण से नहीं, जैसे छक्का हिजड़ा ये सब बोलते हैं, किन्नड़। ठीक है, इनको थर्ड जेंडर कहा जाता है। उसके बाद आपका लेस्बियन LGBT ग्रुप आ जाता है, तो उन सब के ऊपर तो अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे उतना। ठीक है, चलिए, तो यही टॉपिक है और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और आपका सब्जेक्टिव का भी फॉर्म में मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं जितने भी टॉपिक हैं इन सब को पहले ऑब्जेक्टिव के रूप में कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव में होगा तो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी जिनके भी यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव आना है या सब्जेक्टिव, दोनों को पढ़ लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं केवल हिंदी पे ही डिस्कस करूँगा क्योंकि मेरी हिंदी ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू, अगर किया जाए कंपेयर टू इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा लैंगिक समानता क्या है, व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी। तो देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लैंगिक समानता किसे कहते हैं। इसका डायरेक्टली मैं उत्तर बता देता हूँ। लैंगिक समानता तब होती है जब सभी लिंग, ठीक है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे थर्ड जेंडर हो, ठीक है, सभी लिंगों को समान अधिकार प्राप्त हो, जिम्मेदारियां प्राप्त हों, अवसर प्राप्त हों, हर कोई लिंग से प्रभावित होता है। ठीक है, असमानता महिला पुरुष ट्रांस और लिंग विविधता लोग बच्चे और परिवार, इसमें सब शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आपको जनरली यहीं तक लिखना है, इसको तो समझने के लिए जानना है कि सभी लिंग, चाहे पुरुष हो महिला हो या फिर थर्ड जेंडर हो, थर्ड जेंडर आप लिख दीजिएगा हिंदी में। ठीक है, सभी को समान अवसर समान अधिकार समान जिम्मेदारी मिले, यही लैंगिक समानता है। सरल शब्दों में इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला है दूसरा क्वेश्चन, कई देशों में कौन सी गतिविधियां महिलाओं के समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है जिससे पुरुषों को निपटना नहीं पड़ता। ठीक है, और पुरुष इसमें से बच जाते हैं, मतलब बच जाते हैं क्या, ये पारंपरिक तरीका बन गया पूरे वर्ल्ड में। घरेलू भोजन की तैयारी, ठीक है, बच्चे की देखभाल, मतलब जितने भी घरेलू कामकाज होते हैं, डोमेस्टिक वर्क होते हैं, सब कुछ कौन देखती है? 90%, 90 मैं कम बोल रहा हूँ, 98% महिलाएं देखती है। 2% आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके पुरुष देखते हैं, और बोले तो 95% नहीं 90% ऐसा है जहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों काम को संभालती हैं। ठीक है, मतलब आपका हस्बैंड भी वाइफ भी दोनों मिल के काम करते हैं। ऐसा आपको 10% के घर में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे दोनों वर्क भी करती है। ठीक है, चलिए, और मैं उसी को सबसे ज़्यादा बेटर मानता हूँ कि दोनों साथ मिलके काम करें। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित शब्दों के विपरीत का पता लगाइए। ठीक है, फाइंड द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता, कानून और रोजगार में समानता और मतदान का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा असमानता, इनइक्वलिटी। जैसे क्या बोला गया है कि नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता, कानून और रोजगारों में समानता और मतदान का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी होगा, समानता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग इक्वलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, समानता की ओर। लिंग विभाजन का अर्थ क्या है? व्हाट इज मेंट बाय जेंडर डिवीजन। दोस्तों, लिंग विभाजन का अर्थ है कि पुरुष और महिला के बीच में विभाजन, लेकिन इसको थोड़ा सा चाहे तो आप और लिख सकते हैं, पुरुष महिला तथा थर्ड जेंडर के बीच में विभाजन। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। इसमें पूछा गया है कि भाषाई लिंगवाद एक समस्या है जिसका मुख्य रूप से विश्लेषकों द्वारा एक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं?
ठीक है। भाषाई लिंगवाद एक समस्या है जिसका मुख्य रूप से विश्लेषकों द्वारा किस रूप में या किस परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पे किस जोड़ दीजिए, किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप लोग दूसरा वर्ड का मीनिंग मत निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंट्रेक्शन। अरे यार सॉरी दोस्तों, मैंने इसको बहुत हेजिटेट करके पढ़ा, इंट्रैक्शनिस्ट। ठीक है, मुझे उसर नहीं रहा था। इसका मतलब होता है अंतःक्रिया। ठीक है, क्योंकि इस वर्ड को मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा, अंतःक्रिया, इंट्रैक्शनिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पेपर जो है ना थोड़ा सा टफ रहेगा लैंग्वेज, क्योंकि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें आपके पेपर टफ कर दिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इनमें से कौन सा नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? तो इनमें से किस कथन में नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं है? देखिए, आपका जो है उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षण देना, इसका उल्लेख नहीं है। बाकी महिलाओं के लिए शैक्षणिक और करियर के अवसरों में सुधार करना, ठीक है, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार करना, ये भी किया जा रहा है। उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षण देना, ये नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बाकी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, ये भी किया जा रहा है। ये तीनों हो रहे हैं, लेकिन बट उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षण देना, जैसे कि घर में ही वे रह के कुछ काम कर सकते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका बहुत सारे वर्क होते हैं जिसमें टीचिंग लाइन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जनरली टीचिंग लाइन जो है ना गर्ल्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि वे घर में रहकर वे काम कर सकती हैं। चलिए, बहुत सारे जॉब्स हैं, अगर आप घर बैठे सोचिएगा तो बहुत सारे निकल जाएंगे। ऑनलाइन वर्क हो गया बहुत सारे। अगला है लैंगिक समानता डैश का समर्थन करती है। लैंगिक समानता किसका समर्थन करती है? दोस्तों, गरीबी उन्मूलन का समर्थन करती है। ठीक है, सभी लक्ष्यों के लिए शिक्षा का समर्थन करती है, पारिवारिक आय में वृद्धि करने का भी समर्थन करती है। तो हम लोग कुल मिला के बोलेंगे ऑल ऑफ दिस, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी का समर्थन करती है लैंगिक समानता। सपोज दैट एक घर में एक महिला महीने के ज़्यादा नहीं, बस वो किसी तरह से 5,000 कमाती है। कितना? 5,000। हम इतना ही जोड़ रहे हैं, मालूम है आप 50,000 कमा सकते हैं यार, लेकिन 5,000 जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक साल में कितना कमाएगी? तो वह एक साल में 60,000 कमाएंगे। 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो कितना कमा लिए? 60,000 एक साल में। वह लाइफ टाइम अपना एवरेज मानते हैं कि 40 साल तक काम करेगी। 40 साल नहीं तो 30 साल तो काम करेगी ना। हाँ, 30 साल काम करेंगे। अब कितना हो गया जी, जोड़ के देखिए, तो 6 18 हो गया। ठीक है, 6 18 और जीरो की संख्या कितनी हो गई? 5। यानी कि दोस्तों देखिए 18 लाख रुपए वो डायरेक्टली कमा रही हैं, एक एवरेज लोवेस्ट हम मानते हैं, फिर भी घरेलू बैठक में, घर में बैठ के अगर कोई भी महिला जो जनरल सिंपल काम करती है 5,000 रुपये महीने की किसी भी संस्थान से जुड़ के, तो वह दोस्तों अपना 18 जो आराम से करते हैं 30 साल तक वह 18 लाख रुपए कमा लेती है। अगर सिंपल आदमी को 18 लाख रुपया मिल जाता है, एक एवरेज आदमी जो गांव का आदमी है, सोचिए उसके बड़े कितना बड़ा हेल्प हो जाएगा उसके लिए। ठीक है ना, तो ये होता है। मैं एक दिन इसी तरह से मेजर कर रहा था कि यार इसी तरह से करना चाहिए। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको केवल पढ़ना इसलिए नहीं क्योंकि एग्ज़ाम पास करना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अपने जीवन में उतारना है इन सब को। अगला है विविध कर्मचारियों, यानी कि अनेक कर्मचारियों के दृश्य गुण क्या हैं? ठीक है, अरे यार क्या हो जाता है, चलिए, व्हाट आर विजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ डिवाइजर्स एम्प्लॉयज़? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत सारे कर्मचारी या अनेक कर्मचारियों के दृश्य गुण होते हैं, जो गुण दिखाई देते हैं, जैसे कि लैंग हो गया, रेस, मतलब यहाँ पे आपका रेस मतलब दौड़ नहीं, जाति लिखिएगा। ठीक है, जाति हो गया, त्वचा का रंग हो गया, ये सभी आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पता चलता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य गुण क्या हैं? तो ये सभी दृश्य गुण हैं, जो कि हमें इन सब पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। आदमी का रंग कैसा है, ये इस पर क्या फ़र्क पड़ता है यार। ठीक है
कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला एकदम काले आदमी थे और इन्होंने यहाँ पे इसका विरोध भी किया और अपने लिए साउथ अफ्रीका में बहुत गांधी जैसा उनको वहाँ पे महत्व दिया जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता के अपने विश्लेषण में डैश परिप्रेक्ष्य घर में पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद द्वारा महिलाओं के शोषण को जोड़ता है। ठीक है, तो कौन जोड़ता है जी? देखिए, समाजवादी नारीवाद जो है जोड़ता है, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जोड़ता है इसको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सबको नोट करते जाइएगा, चाहे इजी हो चाहे टफ हो। इजी रहेगा तो बहुत अच्छा है, टफ रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विविधता के लिए एक और शब्द है? ठीक है, तो सांस्कृतिक विविधता के लिए दोस्तों एक हम लोग शब्द इसको बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद, बहुत सारे देशों की संस्कृति का मिला जुला रूप। ठीक है, इसी को बोलते हैं बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, सांस्कृतिक विविधताओं का एक शब्द। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो नारीवादी जो शब्द है इसका राइट आंसर हो जाएगा फेमिनिस्ट। मतलब कि नोट कर लीजिएगा, एक व्यक्ति जो महिला और पुरुषों के बीच समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करता है उसको बोलते हैं नारीवादी आदमी। जैसे मैं मतलब अपना तारीफ खुद नहीं करना चाहिए कि दोस्तों कोई भी पर्सन जो पुरुष और महिला उन दोनों के बीच समान अधिकार मानता है, जैसे कि मैं सपोज दैट, उसे तारीफ नहीं करना चाहिए मुझे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष है, ये मेल है और ये इनकी फीमेल है। ये नहीं कि आप बाइक नहीं चला सकती हैं, क्यों नहीं चला सकती हैं भाई, आप भी चला सकती हैं जी। ठीक है, हाँ, अब ये नहीं बोलिएगा कि मैं भी यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें पे रोक हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ संभव हो वो चीज़ इनको मिलना चाहिए। ठीक है, ड्रेस सूट, हाँ वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। हाँ, यहाँ तक कि आप अपना ड्रेस पहन सकती हैं, बट एकदम से ये नहीं कि आप शर्ट पहन जाएं। हाँ, आप अच्छे पहनिए, जीन्स पहनिए, और ऊपर से जो है थोड़ा मतलब इतना चेंजेस मत लाइएगा कि आपको आदमी के नज़र में ही डायरेक्टली आ जाए। जैसे कि जुर्फी, क्या नाम है उसका, उर्फी न जुर्फी बोलते हैं, उर्फी ने क्या बोलते हैं उसको, जो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहन के जाती है। अब वैसा नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, सुंदरता का एक अर्थ ये होता है कि ज़्यादा सुंदरता मिल जाए तो उसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, ज़्यादा सुंदरता आती ही होता है, लेकिन हाँ उतना तो मिलना ही चाहिए जिससे वह अपने लाइफ को पूरी तरह से खुल के जी सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिनियम प्रदान करता है, ठीक है, कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन भुगतान किया जाए? ठीक है, तो इसको बोलते हैं समान वेतन अधिनियम। इसको नोट कर लीजिएगा, और अभी यह काफ़ी चर्चा में है, समान वेतन अधिनियम। ठीक है, इक्वल वेज एक्ट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिंग विभाजन का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? दोस्तों, लिंग विभाजन का आमतौर पर जो अर्थ होता है यह होता है पुरुषों और महिलाओं को समाज द्वारा सौंपी गई असमान या जो भेदभावपूर्ण भूमिका होती है वही है। ठीक है, लिंग विभाजन का अर्थ पुरुष महिला, जनरली यहाँ पे थर्ड जेंडर को भी लिखना चाहिए, मैं भूल जाता हूँ, थर्ड जेंडर उतना चर्चा में नहीं, इसलिए लिखने से भी थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोध के वे कौन से रूप हैं? प्रतिरोध के वे कौन से रूप हैं जो विविधता अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं? ठीक है, प्रतिरोध मतलब होता है दोस्तों एक तरह से रोक। ठीक है, क्या होता है, रोक, यानी कि रोक लगाने के वे कौन से रूप है जो विविधता अवरोधक, अवरोधक मतलब रोकने के रूप में काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, दोनों, कुछ लोग विविधता विकसित करने के लाभों को समझ नहीं सकते और कुछ लोग को लगता है कि बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग कौन होते हैं? हमारे दादाजी, दादी जी। ठीक है, कुछ इस टाइप से। मम्मी पापा फिर भी तो समझ जाते हैं, पिताजी माताजी समझ जाती हैं, लेकिन बूढ़ा जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को ऐसा लगता है कि इन लोग कहाँ से आ गया, कौन ज़माना के लोग हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा
कि कुछ नारीवादी आंदोलनों के अनुसार इनमें से कौन सा महिलाओं के कल्याण के लिए सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, महिलाओं के कल्याण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि महिलाओं को शक्ति साझा करनी चाहिए। मतलब कि जितना पावर पुरुष रखते हैं उतना पावर महिलाओं को भी होना चाहिए। ठीक है, घर में ये नहीं कि केवल पुरुषों का ही हक चले, महिलाओं का भी हक चले भाई, वो आपकी गुलाम थोड़ी है, वाइफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक विविधता की विशेषता क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जेंडर डाइवर्सिटी की। तो दोस्तों, जेंडर डाइवर्सिटी की लैंगिक विविधता की विशेषता है कि एक कंपनी में महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के समान वेतन दी जाए। ठीक है, जैसे कि किसी कंपनी में पुरुष और महिला काम करती हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप पुरुष को ज़्यादा वेतन दीजिएगा और महिला को कम। जनरली क्या होता है कि अगर आपने कभी काम किया होगा लेबर कुली का, तो रेजा लोग जो होती है ना, महिला जो कर्मी होती हैं, घर उर बनाते टाइम देखे होंगे, रेजा होती हैं, एक होता है कुली। ठीक है, तो पुरुष जो होता है उसको कुली कहा जाता है और महिला जो होती है रेजा। तो अगर आपने कभी लेबर का काम किया, मैंने तो किया है यार, मैंने बहुत सारा काम किया है, लेबर कुली, काफ़ी कुली नहीं लेबर का काम किया है। ठीक है, तो ये जो रेजा लोग होती है ना, इनको वेतन कम मिलता है। यहाँ पे हम लोग आय विविधता कर देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत कभी भी अपनी कुल संख्या के %% तक नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों, लोकसभा मालूम है, लोकसभा सांसद दो हैं। ठीक है, सांसद दो प्रकार के होते हैं, संसद जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है, और दोनों को एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, दूसरा होता है राज्यसभा सांसद। ठीक है, तो राज्यसभा सांसद का चुनाव आपको पता नहीं चलेगा। लोकसभा सांसद का चुनाव जो आप लोग एमपी को वोट देते हैं वो आपका लोकसभा सांसद है। राज्यसभा का चुनाव आप लोग नहीं करते हैं, उन लोग गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बोला गया है कि जो हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं एमपी लोगों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का सदस्य जो है कितना प्रतिशत अभी पार नहीं गया है। दोस्तों, 15% से पार नहीं गया है, लेकिन अब यहाँ पे रिजर्वेशन कर दिया गया है महिलाओं के लिए 1/3%। ठीक है, 33% अब महिलाएं जाएंगी लोकसभा में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार पुरुष तत्व और स्त्री तत्व शब्द डैश से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हैं। तो ये किन से जुड़े हैं? सबसे अधिक जेंडर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक समानता एक ऐसा मुद्दा है जो डैश के लिए प्रासंगिक है। तो दोस्तों, लैंगिक समानता एक ऐसा मुद्दा है जो किसके लिए प्रासंगिक है? यह विकासशील देश, यह केवल वहाँ है कि लिंग अंतर मौजूद है। ठीक है, विकासशील देश यह केवल वहाँ है लिंग अंतराल मौजूद है। मतलब समझे, विकासशील देश जैसे अपना भारत देश दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं। अब ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वैश्विक नागरिक पढ़ रहे हैं, तो विश्व में जो है दोस्तों 3 प्रकार के देश होते हैं। पहला है एक विकसित। ठीक है, विकसित आप लोग नोट करते चलिएगा, यहाँ पे लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है। विकसित, दूसरा है विकासशील। ठीक है, विकासशील, और तीसरा क्या है? इसको बोलते हैं गरीब देश। ठीक है, तो देखिए, विकसित देश जहाँ पे लगभग जितनी भी चीज़ें हैं, गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, एकदम समाप्त, 0%। जैसे आपका 1% अगर होगा तो होगा, 1% लगभग 0% मानिए ना। जैसे आपका जापान हो गया विकसित देश, अमेरिका हो गया विकसित देश, रूस हो गया विकसित देश। ठीक है, ये सब आपका विकसित कंट्री है, डेवलप्ड। एक होता है विकासशील देश, जहाँ में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है गरीबी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि भारत में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बीपीएल कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत हो गया आपका, फिर जितना भी हो गया श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, ये सभी आपका विकासशील देश है। एक होता है गरीब देश, जिसकी दोस्तों आधा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% पीपुल वहाँ पे जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, गरीब होते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाइजीरिया हो गया, बुरुंडी हो गया। ठीक है नाम भी सुनने से आपको लग जाएगा इनको कि ये गरीब देश है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया विकासशील देश, यह केवल वहाँ है कि लिंग अंतराल मौजूद है। लैंगिक समानता एक ऐसा मुद्दा है जो विकासशील देशों में अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, समानता के मानक सिद्धांत में कहा गया है, क्या कहा गया है? तो समानता के मानक सिद्धांतों में कहा गया है कि सभी लिंगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारतीय समाज डैश माना जाता है। भारतीय समाज किस प्रकार का माना जाता है? दोस्तों पितृसत्तात्मक माना जाता है, मतलब कि पिता का सत्ता यहाँ पे चलेगा। जैसे कोई महिला शादी हुई, उसके बाद वह कहाँ जाती है? तो ससुराल जाती है। ठीक है, अपने जो लड़का होता है उसके घर जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह माता के घर जाता है, जो लड़का है पुरुष वो माता के घर जाता है। हाँ, एक दो केस में चला जाता है, जो घर जवाई बनता है वो तो अलग की बात है, अपवाद है वह। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है? पितृसत्तात्मक होता है। अगला है ईर्ष्या और रक्षात्मकता। ईर्ष्या और रक्षात्मकता पर काबू पाने के लिए कौन से कदम मदद करते हैं? ठीक है, ईर्ष्या और रक्षात्मकता पर काबू पाने के लिए कौन से कदम मौजूद करते हैं दोस्तों? तो ये मदद जो करते हैं बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग, इसको हिंदी में बोलेंगे कि समझदारी का विकास करना। ठीक है, या समझदारी विकसित करना। ईर्ष्या और रक्षात्मकता पर काबू पाने के लिए कौन मदद करता है? तो समझदारी। ठीक है, सिंपल सा बात लिखिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक भूमिका डैश को संदर्भित करती है। तो लैंगिक भूमिका किसको संदर्भित करती है? यह करती है क्रोमोसोमल और हार्मोनल अंतर जो पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अपरिहार्य अंतर पैदा कर देती है। ठीक है, थोड़ा सा यह आपका बायोलॉजी टाइप से चला गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग आपको जो है 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे एक बार में, क्योंकि मैंने बताया है यह पेपर जो है ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर, यह जनरली इंग्लिश में होता है। ठीक है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है, और इसको समझने के लिए इंग्लिश बेल्ट अगर आप हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। हिंदी से हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि एकदम समझ में नहीं आएगा, कोशिश करने से हर कुछ समझ में आ सकता है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, ज़्यादा नहीं। बाकी आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी को नौकरी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है? दोस्तों इसको बोलते हैं रोजगार के समान अवसर। ठीक है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ग्लास सीलिंग आमतौर पर महिलाओं के लिए कैसे प्रस्तुत की जाती है? तो ग्लास सीलिंग आमतौर पर महिलाओं के लिए कैसे प्रस्तुत की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, महिलाएं अपने कैरियर स्तर के बावजूद पुरुषों के साथ बड़ी आय अंतर देखती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अरे यार मैं कहाँ सोचने लग गया होता है ना, कभी कभी पढ़ते हैं या फिर कुछ काम करते हैं और अचानक कुछ दूसरा चीज़ सोचने लगते हैं। ये क्या होता है? यह होता है हमारा जब मन स्थिर नहीं होता है, मतलब हमें मेडिटेशन की आवश्यकता है। चलिए, लैंगिक जागरूकता का उद्देश्य है। लैंगिक जागरूकता का क्या उद्देश्य है दोस्तों? लिंग की जागरूकता मतलब सबके बीच समानता। सिंपल सी बात है यार, कितना एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है। लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न विषयों पर बुनियादी लक्ष्य, सबूत और तर्क प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दुनिया भर में निरक्षर लोगों की में महिलाएं कितनी हैं? देखिए दोस्तों, एक होता है लिटरेट पर्सन, एक होता है इलिटरेट पर्सन। मतलब एक होता है साक्षर, एक होता है निरक्षर। 7 साल से ऊपर, 7 साल या 7 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी या बच्चा जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, क्या कर सकता है? पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है हमारे भारत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि दुनिया भर में निरक्षर लोगों की संख्याओं में महिलाएं कितनी परसेंट हैं? तो दोस्तों 2/3, यानी कि अगर पूरा 100 महिला है दुनिया में, ठीक है, सॉरी 100 आदमी है पूरी दुनिया में,
इसमें से दोस्तों 60% जो महिलाएं हैं, सॉरी 100 महिला है दुनिया में टोटल, तो दोस्तों इसमें 60% महिलाएं जो हैं क्या हैं, तो साक्षर नहीं हैं। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसी हैं जो पढ़ और लिख नहीं पाती हैं। ठीक है, ये महिलाएं हैं, केवल महिलाओं को बात करेंगे। तो दुनिया भर में अगर 100 महिला है तो 66 को महिला पढ़ लिख नहीं पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये डाटा नहीं मिलेगा आपको, अब पुरुष निरक्षर मिलेंगे। सही बता रहा हूँ। देखिए अपने अगल बगल में कि अगर कोई व्यक्ति 10वीं पास है ना, तो वह उसकी वाइफ जो है 12वीं पास या ग्रेजुएट है। अगर कोई पुरुष ग्रेजुएट है तो हो सकता है मे भी उसकी वाइफ ग्रेजुएट ही मिले। लेकिन जनरली केसेस में ये होता है कि 10वीं या 12वीं क्लास का कोई पढ़ा हुआ लड़का, उसकी वाइफ जनरली ग्रेजुएट होती है, एमए होती है, चाहे आपका बीएड डीएलएड की हुई होती है। चलिए बताइएगा आपका कमेंट में, अभी कमेंट करके बता दीजिए, भूल जाइएगा। एक तरह से रिसर्च हो जाएगा यह। वैसे भी मुझे पीएचडी में काम आएगा ये सारी रिसर्च चीज़ें। लैंगिक जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है, जेंडर अवेयरनेस अराइजिंग एम्स एट। तो लैंगिक जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य क्या है? ठीक है, देखिए इसका लक्ष्य है, यहाँ पे आपका ऑप्शन को हेरफेर किया गया है। ऑप्शन 1 है कि लिंग में समानता के बारे में ज्ञान देना। लैंगिक समानता का लक्ष्य है, बिल्कुल लक्ष्य होना है जी। अगला है सामान्य संवेदनशीलता में वृद्धि होना, ये भी एक लक्ष्य है। लिंग में समानता के बारे में समझना, ये भी एक लक्ष्य है। तो हम लोग कुल मिला के बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी जो है लैंगिक जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कि नारीवादी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट? ठीक है, तो नारीवादी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका प्राथमिक उद्देश्य है समानता। किसके किसके बीच समानता? तो पुरुष और महिला के बीच में समानता। इसको अगर डिटेल में जानना चाहें तो और एक जोड़ दीजिए, ट्रांसजेंडर के बीच में भी समानता। ठीक है, अगला है विश्व राजनीति के लिंग निर्धारण में देखा जाता है, क्या देखा जाता है? ठीक है, द जेंडरिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज सीन इन। तो देखिए विश्व राजनीति में लिंग निर्धारण में देखा जाता है कि आपका, इसको तो वर्ड बोलने में भी थोड़ा सा हेजिटेट होता है, वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी। ठीक है, जिसको आपको प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। फिर है आपका नागरिक युद्ध और शरणार्थी प्रवाह। ठीक है, थर्ड है आपका व्यापार और विकास, एंड फोर्थ है आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि आपका जो है विश्व की राजनीति के लिए लिंग निर्धारण में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये इसको रोका जा रहा है, धीरे धीरे कोशिश किया ही जा रहा है, और एक समय आएगा जहाँ पे ये लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है दुनिया भर में कितनी लड़कियाँ स्कूल से बाहर हैं? तो देखिए यह एक बहुत अच्छा डाटा है। हाउ मैनी गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल अराउंड द वर्ल्ड? ठीक है, तो दोस्तों 132 मिलियन जो लड़कियां हैं दुनिया भर में स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019। क्वेश्चन क्या है? 2019 में कितने प्रतिशत देशों ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल की थी? दोस्तों 66% देशों ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल की थी। प्राथमिक स्तर मतलब आ जाएगा यहाँ से 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 प्राथमिक हो गया। माध्यमिक की बात करें तो 6 to 8। ठीक है, और उच्च की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 to 12। ठीक है, सॉरी 9 to 12, ये हो गया उच्च शिक्षा। और उसके बाद स्नातक, फिर आपका स्नातकोत्तर आता है, जिसमें अभी आप लोग पढ़ रहे हैं वो स्नातक है, यूजी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में किसे जाना जाता है? तो सतत विकास लक्ष्य के रूप में SDG 4 को जाना जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ठीक है, और इसके तहत कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 17। अगला है हमारा किस तारीख को बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, किस तारीख को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहीं पे पूछे
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर हर साल 18 वर्ष से कम उम्र की कितनी लड़कियों की शादी होती है? तो देखिए, ऐसी लड़कियां जो 18 वर्ष से कम है, कितनी लड़कियों की शादी होती है दोस्तों? प्रत्येक साल 120 लाख लड़कियां, यानी कि 12 मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं मैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और अगर कोई बोले 1K मतलब कि 1000, के मतलब 1000 और M मतलब 10 लाख। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक साल 120 लाख लड़कियों की शादी होती है जो कि नाबालिग होते हैं। ठीक है, चलिए, एक दिन मैं बाइक लेके जा रहा था, तो दाढ़ी उड़ी सेव करके गया था मैं। चौराहे पे आया पुलिस, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहा है लड़का? सर ये नाबालिग बा। हमको बोलते हैं, अरे यार, हम बोल रहे हैं यार 24 साल हो रहा है, नाबालिग आप हमको बोल रहे हैं। फिर लाइसेंस वगैरह दिखाएं सब, तब जाके बोला कि जाइए। तो आदमी मतलब सेविंग नहीं कर देगा तो मतलब, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, किसी किसी का होता है ना कि मेरा हाइट जैसे ज़्यादा नहीं है, तो देखने में भी हम थोड़ा सा देखते हैं, लगते हैं कि कम एज के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर स्कीमा सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन है? ठीक है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है आपका। बच्चे सांस्कृतिक मापदंडों और उनके समाज की उपेक्षा से लिंग भूमिकाओं के बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारे जो हम लोग के टाइम पे ग्रेजुएशन में इतना नहीं होता था यार, बहुत ईजी था हम लोग के टाइम में, सही बता रहा हूँ। अब ये कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग के टाइम में बहुत टफ था, अभी का MA और आगे का मैट्रिक बराबर है, कुछ नहीं होता है यार। इजी एग्ज़ाम जो है ना, और दिन ब दिन टफ करते जा रहा है, आगे और इजी होता था। बूढ़ा लोग भी बोलता है तो उन लोग को बताइएगा। अच्छा, उतना हार्ड था तो फिर चलिए कोई बात नहीं। लैंगिक असमानता के मूल कारण को चुनौती देने और संसाधनों और निर्णय लेने के लिए महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण की मांग की जाती है? ठीक है, या की गई है दोस्तों? विकासात्मक दृष्टिकोण की मांग की गई है। ठीक है, विकासात्मक दृष्टिकोण में लिंग, जेंडर डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंटल अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं और कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मर्दानगी और स्त्रीत्व आमतौर पर डैश से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? तो ये आपके जेंडर से जुड़े होते हैं, लिंग से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक आया था ना, कौन बोला था मर्द को कभी दर्द नहीं होता? सब झूठ बातें हैं, नहीं दर्द होता है। एगो लाइए सांप और उसको चुबा के दीजिए तो एक बार, नहीं तो पकड़ के देखो, उसके बाद पता चलेगा दर्द होता है नहीं होता है। अगला है, लिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो दोस्तों इनमें से सभी कथन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह एक सामाजिक निर्माण है। बाकी क्या क्या है जी? तो यह एक जैविक निर्धारण है। ना रे भाई, जैविक कैसे होगा यार, बायोलॉजिकल। अगला है, यह एक संख्यात्मक अवधारणा है। एकदम नहीं, यह व्यक्ति के लिंग के समान है। तो कौन सा कथन सत्य है? लिंग के समान है, व्यक्ति के लिंग के समान है। यहाँ पे आप लोग इस ऑप्शन पे कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, वो दोनों छट जाते हैं, लेकिन आपका ये C और D में कंफ्यूज हो जाते हैं। D नंबर राइट आंसर है, एक सामाजिक निर्माण है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? तो शिक्षक को दोस्तों लड़का और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि कक्षा चल रही, क्लास चल रही है, तो ऐसा बोला जाता है जनरली कि चलो अब इसका जवाब लड़के दीजिएगा, इसका जवाब अब लड़कियों की ओर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कोई भी काम करते हैं तो केवल लड़कों को ही मत भेजिए, लड़कियों को भी भेजिए कि जाओ आप लोग लेकर आइए। तो ठीक है, कोई भी सामान का भी काम हो गया, बाहर का भी हो गया, तो इसमें समानता आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से ये नहीं कि उनको कुछ हो जाएगा, अरे भाई उतना डर के रहिएगा तो फिर
खुला में आने में दिक्कत हो जाएगा। तो डरना नहीं है, ठीक है। डर रहते हुए भी जो काम करता है वही जो है उसको फाइट कर पाता है। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर रहते हुए जो काम करते हैं वही महान बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा से या कौन सा या कौन से लैंगिक भेदभाव का स्रोत रूप है, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत लंबा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों, यानी कि पोषण, स्वास्थ्य, आराम, शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम, शिक्षक, परिवार और माता पिता क्या हैं? तो लैंगिक भेदभाव के स्रोत या रूप हैं, ठीक है। ये सभी डायरेक्ट होना चाहिए, ये सभी। तो इसी को दे दिया है ऑप्शन 1, 2 और 3, कथन 1, 2 और 3। अगला है हमारा क्वेश्चन कि लिंग विविधता का अर्थ है। लिंग विविधता का क्या अर्थ है दोस्तों? पुरुषों और महिलाओं की समान अनुपात, ठीक है। समानता अनुपात जो है क्या है? तो लिंग विविधता का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, लिंग संवेदनशीलता के विपरीत है, तो क्या है? समानता, ठीक है। लिंग समानता, जेंडर समानता को यहाँ पे इक्वलिटी ना देके एक नया वर्ड मिला है, पैरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री और पुरुष के गोरे होने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर एंड वुमेन एंड मेड, फेयर ऑफ वुमेन एंड मेड इज ऑल्सो टर्मेड। तो क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। और अक्सर देखिएगा कि गोरी लड़की चाहिए, काहे चाहिए? देखने में अच्छी लगती है, क्या कीजिएगा, देखने में अच्छी लगती है, अचार डालिएगा। अरे भाई उसका स्वभाव देखिए ना यार, काम देखिए, स्वभाव देखिए, उसका चरित्र देखिए, ये सब देखा जाना चाहिए। और अपने कैसा है मालूम नहीं। ठीक है, अपने देखिए एकदम बंदर जैसा। चलिए अगला है हमारा, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग के एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग वरीयता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है। जैसे सपोज दैट, बिना किसी जाने, बिना किसी तथ्य को पता लगाए, बिना किसी से मिले अनुमान लगा लेना कि वह व्यक्ति ऐसा होगा ऐसा होगा, केवल किसके आधार पे? कहीं सुनी बातों के आधार पे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइस इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज किया गया है बायस, लेकिन इसका जो जनरली वर्ड मिलता है प्रेजुडाइस। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों रूढ़िवादिता जो है ऑर्थोडॉक्स जिसको बोला जाता है, पुराने विचार ख्याल वाले लोग होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ों में होता है कि गर्ल्स को ये काम नहीं करना है, आप लोग को ये काम करना है, तो स्कूल में इन सब चीज़ों को दूर करना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादिता, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि इस तरह से तुम नहीं कर सकती हो, मतलब थोड़ा बहुत बोले तो मान लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा बोले, बहुत ज़्यादा एकदम हद पार, तो उसको बोलते हैं रूढ़िवादी धारणा का आदमी हो आप, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। रूढ़िवादी मतलब जो पुराने ख्यालों के हो, पुराने विचार के हो, ठीक है, जिसमें नयापन कुछ नहीं आया हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नयापन का मतलब ये नहीं कि आप फैशन में चले जाएं, मॉडर्न में चले जाएं, ठीक है। नयापन का भी मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन इतना नहीं कि आप एकदम पूरी पश्चिमी सभ्यता को ओढ़ लें, पूरी तरह से विदेशी आए व्यक्ति बन जाए। नहीं यार, भारत की भी सभ्यता संस्कृति है, उसको मत खोइएगा। अगला है, अपना कल्चर को कभी नहीं छोड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए जेंडर इक्वलिटी के ये सभी आपके जो है वैज्ञानिक है या फिर चिंतक हैं या फिर आपका बड़े महान व्यक्तित्व है। लेकिन दोस्तों सिगमंड फ्राइड जो है एक आपका क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। यह आपका जेंडर से जुड़े हुए नहीं है, यह साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। सिगमंड फ्राइड यह एक मनोवैज्ञानिक है और इसका जो विचार पढ़िएगा तो बहुत मस्त है। मैंने 12th में बस थोड़ा सा पढ़ा था, वैसे तो मेरा मनोविज्ञान सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता था। लैंगिक भेदभाव के स्रोत हैं, क्या है स्रोत लैंगिक भेदभाव के? देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों है ऑप्शन में।
शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यचर्चा, शिक्षक और कानून और नियम, ठीक है, लॉ एंड रूल्स, ये सभी लैंगिक भेदभाव के स्रोत हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन कैसा मिल रहा है आपके एग्ज़ाम में, इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों। और इस तरह से मैं आपके जो है यह पेपर शायद 8वां सीरीज है, यह मैं डाल दूंगा देख के। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज आपका ह्यूमन राइट्स पे आएगा, मानव अधिकार के टॉपिक पे आएगा। क्वेश्चन आज यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। और जैसे ही हमारा ये वाला सब्जेक्ट ख़त्म होगा, ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, हम लोग मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं, इसका भी डाल दिए हैं, और इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन उसका भी डाल दिए हैं, ठीक है। साथ ही मेरे पास और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबको मैं डाल दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा एवरीडे। अगर आप बाद में देख रहे हो तो कोई बात नहीं, सब कुछ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल में भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ चैनल स्पेशली ग्रेजुएशन के लिए बनाया गया है, BA BCom BSc MA MCom MSc और आपका BEd DLEd इन सब के लिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD तक का। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे रहा हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ तो बोलना भूल ही गया, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए कोई भी चीज़ होता है समझ में आता है, धीरे धीरे आता है, एक ही ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। और आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली नहीं आएगा। थैंक यू, बाय।